ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अपना पहला कुंडली विश्लेषण और हमने ले लिया कुंडली अपने फर्स्ट सब्सक्राइबर की। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगले लकी सब्सक्राइबर हो सकते हैं आप। तो चलिए हम बजरंगबली का नाम लेकर पहला कुंडली विश्लेषण शुरू करते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लग्न कुंडली। इनकी पर्सनल डिटेल्स और आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करेंगे जब तक ये हमें अलाउ नहीं करेंगे। कुंडली आप ऑनलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और वो सॉफ्टवेयर आपके लिए कुंडली आपकी प्रिपेयर कर देगा। तो ये जो चार्ट हमारी स्क्रीन पे है, इसमें इनकी राशि है लिब्रा। और राशि कैसे पता करें? आप देखिए, जिस भी घर में मून यानी चंद्रमा हमारे बैठे होते हैं उसको हम राशि मानते हैं। तो इनके सेवेंथ नाइन्थ हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर मून हमारे बैठे हुए हैं। तो 7 नंबर रिप्रेजेंट्स लीब्रा, तो इनकी राशि है लीब्रा। अच्छा, लग्न कुंडली होती क्या है? लग्न कुंडली एक स्क्रीनशॉट है उस समय का, जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा हुआ था, तो उसका एक स्क्रीनशॉट होता है लग्न कुंडली। तो चलिए हम इस कुंडली का एनालिसिस करते हैं अब स्टार्ट। इनका फर्स्ट हाउस जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है, 11th नंबर रिप्रेजेंट्स 11th राशि एंड ऐसे रिप्रेजेंट्स सैटर्न मीन शनिदेव। तो पहले ही कुंडली एनालिसिस है और सबसे पहला ग्रह जिसकी हम बात करेंगे वो है शनिदेव। हम सबके फेवरेट, सबसे प्यारे हमारे शनिदेव, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। 11th रिप्रेजेंट्स कुंभ, एक्वेरियस। तो अपनी ही राशि में बैठकर फर्स्ट हाउस में शनिदेव यहाँ पर एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं शश महापुरुष राजयोग। अच्छा, इस राजयोग से हमें क्या क्या मिलने वाला है? तो ये राजयोग देता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, हाईली डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल। इससे मिलने वाली है सक्सेस आपको गवर्नमेंट जॉब्स में, पॉलिटिक्स में, लॉ में, इंजीनियरिंग के फील्ड्स में। से आपको बहुत गेन मिलता है। रियल एस्टेट में, माइनिंग में या किसी हैवी इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस में आप हैं, ये राजयोग आपको बहुत अच्छी वेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपकी आयु बहुत लंबी हो सकती है और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ हो सकती है, क्योंकि इसमें जो पर्सन है वो अपनी डिसिप्लिन के चलते हुए, अपनी हैबिट्स के चलते हुए अपनी हेल्थ पे काफ़ी फोकस रख सकते हैं, जिससे उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रह सकती है। और बाकी कंपैरिजन में भी, बाकी लोगों के कंपैरिजन में भी देखेंगे कि इनकी हेल्थ बड़ी जल्दी इंप्रूव हो जाती है। कोई भी डिजीज़ अगर होगा तो कंपैरेटिवली ये जल्दी उससे रिकवर कर जाएंगे। और इससे मिलती है एक स्पिरिचुअल ग्रोथ और विजडम। तो अब फर्स्ट हाउस में हमारे शनिदेव अपनी राशि में बैठकर लग्न को, इसको लग्न भी बोलते हैं फर्स्ट हाउस को, इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दे रहे हैं। तो ये पूरी, अगर लग्न किसी भी कुंडली का मजबूत होता है तो पूरी कुंडली में एक बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो ये काफ़ी पावरफुल कुंडली होने वाली है जैसा मुझे लग रहा है। तो आगे बात करते हैं कि शनिदेव किस तरीके का इस लग्न पे प्रभाव डालते हैं। तो देखिए, शनिदेव को मानते हैं हम डिले का कारक होते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं, जस्टिस लवर होते हैं, न्यायाधीश हैं वो। शनिदेव को न्यायाधीश माना गया है। उन्होंने क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस की और फादर से उनका रिलेशन अच्छा नहीं था, बचपन से ही वो घर से दूर हो गए, काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में की। तो इसी तरीके से वो स्ट्रगल आपको अपनी लाइफ में देखनी पड़ सकती है इनिशियल फेज में, लेकिन उसका आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा अपनी लाइफ के लेटर स्टेजेस में। ये सक्सेस ज़रूरी आपको दिलवाएंगे, पर आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा।
आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और एथिकल आपको होना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। तो ये सब ट्रेट्स होते हैं शनिदेव के। तो फर्स्ट हाउस में बैठकर शनिदेव इस तरह का इम्पैक्ट डालते हैं। अच्छा, फर्स्ट हाउस होता किसका है? फर्स्ट हाउस होता है हमारा खुद का, हमारी कैसी पर्सनैलिटी है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा नेचर किस तरीके का है। तो ये सब फर्स्ट हाउस से रिप्रेजेंट होता है। तो अब ज़रा हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कुंभ राशि में शनि फर्स्ट हाउस में बैठकर किस किस तरीके के इफ़ेक्ट्स डालते हैं। तो ये हाईली डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल, सीरियस बनाते हैं लाइफ के टूवर्ड्स। बचपन से ही ये पर्सन एक सीरियस और मैच्योर आउटलुक वाला होगा। मतलब बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आप इन्हें देखेंगे कि ये काफ़ी सीरियस और मैच्योर दिखते हैं। इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन कई बार जैसे कि शनिदेव डिले का कारक होते हैं और स्ट्रगल भी देते हैं लाइफ में, इसकी वजह से कभी कभार इन्हें खुद पे सेल्फ डाउट भी हो सकता है। अच्छा, दिखने में दुबले पतले लंबे हो सकते हैं, बिल्कुल ही जस्टिस लवर होते हैं, हर बात में न्याय की बात करेंगे, जो सच है तो सच है, गलत है तो गलत है। अगर आप इनके फ्रेंड हैं, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी बात से एग्री कर जाएंगे, जो गलत है तो वो गलत ही आपको ये साफ बता देंगे। अच्छा, इनका काम और कंपोज्ड नेचर हो सकता है। एक इनका आपको दिखेगा कि यूनिक और डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, काफ़ी डीप थिंकर और इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के हो सकते हैं ये लोग। अब शनिदेव जैसे कि बचपन से अपने घर से दूर ऐसे रहे हैं, तो इसी तरीके की पर्सनैलिटी कुछ इनकी दिखाई दे सकती है कि ये थोड़ा सा डिटैच्ड रहते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। क्योंकि कुंभ राशि में जैसे बैठे हैं, कुंभ राशि घड़े को एक रिप्रेजेंट करती है, तो इमोशनली थोड़े रिजर्व्ड होंगे, इनके माइंड में क्या चल रहा है इतना ज़्यादा जल्दी ये रिवील नहीं करेंगे, या लोगों को इनके आसपास पता नहीं चल पाएगा। अच्छा, ह्यूमैनिटी के लिए, सोशल कॉजेज़ के लिए काम करते हैं। जैसे लाइफ में कहते हैं हम लोग, काफ़ी लोगों को सुना होगा, सुनने को मिल जाएगा कि दुनिया में तो इंसानियत ख़त्म ही हो चुकी है। तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इंसानियत जिंदा है अभी भी। चाहे इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर और पेशेंस होती है, क्योंकि शनिदेव इतनी मेहनत करवा देते हैं लाइफ में, इतना कुछ ये लोग स्ट्रगल देख चुके होते हैं, काफ़ी इनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर और पेशेंस इनमें बहुत आ जाता है। बाकी इनको टेक्निकल फील्ड्स में, बिजनेस, पॉलिटिक्स और सोशल सर्विसेज जैसे कामों में काफ़ी सक्सेस मिलेगी। इंजीनियरिंग, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, इन सभी फील्ड्स में इनको सक्सेस मिलेगी और काफ़ी इनके अंदर पोटेंशियल भी होता है इन सब फील्ड्स में काम करने के लिए। इनका एक डीप इंटरेस्ट देखा जा सकता है ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी में, एस्ट्रोलॉजी में, और ये काफ़ी लॉयल और सपोर्टिव पर्सन होते हैं। इनके फ्रेंड्स भी आपको जैसे दिखेंगे इनकी तरह ही थोड़ा इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव बैकग्राउंड से होते हैं। ये इंटरेस्ट भी थोड़ा उसी में रखते हैं जहाँ पे थोड़ी सी काम की बातें होती हैं, गॉसिप्स वगैरह में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट होता नहीं है। कर्मा में बिलीव रखते हैं, कर्म प्रधान लोग होते हैं, ज़्यादा भाग्य के भरोसे ये लोग बैठते नहीं हैं, काम में बिलीव करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन इनके लिए कई बार ये बन जाती है, क्योंकि इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को और थोड़ा सा डिटैच या फिर अकेले में रहना पसंद करेंगे, तो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन उनको लाइफ में फील हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है थॉट्स का। तो ऐसे में इनको चाहिए कि अपने किसी मेंटर, अपने किसी गुरु या जो भी इनके क्लोज वंस हैं उनके साथ में अपना कम्युनिकेशन लेवल मेंटेन करके रखें, अपने थॉट्स से एक्सचेंज करते रहें, जिससे वो डिटैचमेंट और लोनलीनेस वाली फीलिंग से इनको दूर रहने में हेल्प मिलेगी।
अब इनकी लाइफ के पर्पस की बात करें, लाइफ का पर्पस हम देखते हैं कि जो हमारे लग्न के लॉर्ड हैं, लग्न के लॉर्ड मतलब जैसे इनके लग्न में 11वें नंबर की राशि है और उसके लॉर्ड हैं शनिदेव। तो शनिदेव जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर से पता चलता है कि इनकी कुंडली का या इनके जीवन का पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। तो अब क्योंकि शनिदेव इनके फर्स्ट हाउस में ही बैठे हुए हैं तो इनको इनका जो फोकस रहेगा लाइफ का पर्पस जैसे है वो अपने हेल्थ, फिटनेस, आउटलुक पे, अपनी पर्सनैलिटी पे या अपने को एज ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने में, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में इनका फोकस रहेगा। इनको लगेगा कि ये यही मेरा लाइफ का पर्पस है कि एक अच्छा इंसान होना और एक अच्छी हेल्थ और फिटनेस होनी चाहिए। तो शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं तीसरे घर पर, 7वें घर पर और 10वें घर पर। और इनकी दृष्टि का क्या क्या प्रभाव है वो हम जब उस घर की बात करेंगे तो उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस जहाँ पे आपको दिख रहा है 12 नंबर, ये है सेकंड हाउस। इसमें कोई प्लैनेट नहीं है लेकिन इस हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर, हमारे देवगुरु बृहस्पति। ये 12 नंबर की राशि है पाइसेस मीन और उसके लॉर्ड होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो अब हम देखते हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति बैठे कहाँ पर हैं। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं 9th हाउस में चंद्रमा के साथ में, जहाँ आपको दिख रहा है 7 नंबर स्क्रीन पर। अच्छा, तो देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही सात्विक, एक बहुत ही प्योर विजडम रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट हैं। गुरु के सामने जैसे बोलते हैं कि राजा भी सर झुकाता है, तो बहुत ही इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि इनका होता है देवगुरु बृहस्पति का। अच्छा, हमारा सेकंड हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है? सेकंड हाउस से हम देखते हैं वेल्थ, आपका फैमिली, आपकी वाणी जैसा आप बोलते हैं, आपकी फैमिली वैल्यूज़ या फिर जो भी आपने एसेट्स एक्यूमुलेट की हुई हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं सेकंड हाउस से। अब इन सब चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है अगर जुपिटर इस हाउस को रूल कर रहे हैं तो 9th हाउस क्योंकि लक का, भाग्य का, स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है और देवगुरु बृहस्पति वहीं पे विराजमान है, तो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उनकी। तो इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है इस प्लैनेट में और इनका इफ़ेक्ट ये रहेगा कि काफ़ी अच्छी वेल्थ ये एक्यूमुलेट कर पाएंगे अपने जीवन में। और इनकी जो वाणी होगी उसमें विजडम क्लियरली दिखाई देगी। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलने को कुछ भी बोल देते हैं, आपको लगेगा कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी वाणी में आपको अलग ही नज़र आएगा कि बहुत ही थॉटफुल है और बहुत ही मतलब ज्ञान से भरी हुई बातें इनकी रहती हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इनकी बातें रहेंगी, फिलॉसफिकल बातें रहेंगी और जो भी वेल्थ एक्यूमुलेशन या जिस भी तरीके का एसेट्स ये एक्यूमुलेट करेंगे वो काफ़ी मतलब एथिकल अप्रोच यूज़ करके होगा अपनी लाइफ में। फैमिली वैल्यूज़ काफ़ी उसकी रेस्पेक्ट करेंगे अपनी। सॉफ्ट पोलाइट होगी इनकी वाणी जैसे होगी, लेकिन इम्पैक्ट होगा उसमें। जैसे गुरु की वाणी होती है ना, सॉफ्ट बोलते हैं एकदम, लेकिन प्रभाव होता है उनका। जब गुरु बोलते हैं तो सब लोग सुनते हैं। तो उसी तरीके की इनकी कुछ वाणी रहेगी। स्टेबल रहेंगे इनके इनकम सोर्सेस और नॉलेज बेस्ड अगर किसी प्रोफेशन में जाते हैं जहाँ पे गुरु का काम आ जाता है, गुरु से रिलेटेड जो भी काम अगर ये करेंगे तो इनको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी किसी प्रोफेशन में या किसी भी कुछ भी काम जैसे कर रहे हैं उसमें एथिक्स अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, या फिर किसी टीचिंग के, काउंसलिंग के, एडवाइजरी या फिर क्रिएटिव फील्ड्स में जाएं
तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अब मीन राशि जो होती है वो वाटरी साइन होता है, मतलब जल तत्व की राशि है। तो इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं, जैसे इमोशनल डिसीजंस में। तो उस चीज़ का इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इमोशंस में आके ओवर एक्सपेंडिचर ना हो किसी चीज़ का, या कई बार फैमिली के लिए या कुछ मतलब ऐसे सोच के हम बहुत खर्चा कर देते हैं। ये थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाली बात है। बाकी इनका एक बहुत ही पीसफुल और सपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट होगा, और ये अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी मतलब प्रोटेक्टिव रहेंगे। काफ़ी एक इमोशनल कनेक्ट इनका होगा अपनी फैमिली के साथ में। कभी कभी थोड़ा फैमिली वैल्यूज़ को लेकर ये डिटैच या फिर उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर इमोशनल अप एंड डाउन उसमें फील कर सकते हैं। बट ओवरऑल काफ़ी इनका मतलब फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा ही रहेगा, पीसफुल रहेगा। बाकी इनकी अगर किसी जैसे स्पीच रिलेटेड जॉब में जैसे जाते हैं तो स्पीकर, पब्लिक स्पीकर जैसे होते हैं, तो वो भी काफ़ी ये इन्फ्लुएंशियल रहेंगे, काफ़ी अच्छे एडवाइज़र और गाइड बन सकते हैं। इनके अंदर कुछ पोएटिक या आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे राइटिंग का, सिंगिंग का, इस तरीके का भी इनको शौक हो सकता है। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इन्हें लाइफ में से कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल रही ड्यू टू वाटरी साइन ऑफ पाइसेस। तो ये कभी कभार उसमें थोड़ा अप एंड डाउन फील कर सकते हैं कि क्लैरिटी नहीं है थोड़ा सा लाइफ में कभी। अच्छा, वैल्यू और एथिक्स की जब बात आएगी तो बहुत ही हाईली एथिकल और ऑनेस्ट ये रहने वाले हैं। काफ़ी इनका फिलोसफिकल रहेंगी इनकी बातें, और मटीरियलिस्टिक गेम्स में इनकी बहुत ज़्यादा ऐसे रुचि नहीं होती, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो ऐसे वर्ल्डली और मटीरियलिस्टिक गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, उनका ज्ञान में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा ही कुछ इनका रहने वाला है। कि फिर अब इनके फाइनेंसेस और फैमिली ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। स्पीच, इनका करियर, प्रोफेशनल ग्रोथ सेकंड हाउस से। तो सेकंड हाउस पे अब देखिए मंगल हमारे बैठे हुए हैं 11th हाउस में, जहाँ आपको दिख रहा है 9 नंबर, वहाँ पे दिखेगा MA मार्स यानी मंगल। तो इस हाउस में बैठकर मंगल जो है सेकंड हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो मंगल क्या है ना, सेनापति हैं, सेनापति मानते हैं उनको, योद्धा हैं वो, एक शूरवीर, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एग्रेशन है, बल है, करेजियस हैं वो। तो अगर वो दृष्टि डाल रहे हैं सेकेंड हाउस पे, तो उसका मतलब उसका इम्पैक्ट ये रहेगा जैसे काफ़ी एम्बिशियस उनको बनाएगा, या फिर वो बहुत ही एग्रेसिव होंगे अपनी वेल्थ एक्यूमुलेशन में। और जहाँ पे भी रिस्क लेने वाली बात आ जाएगी, जैसे रिस्क लेंगे, अब कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें रिस्क लेंगे अपना वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए। फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, अथॉरिटेटिव भी रहेंगे अपनी फैमिली में, और अपनी फैमिली से भी इन्हें सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। अगर कुछ भी एडवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ भी ऐसा होता है, वहाँ से भी इनको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। और वाणी पे अगर उनका इम्पैक्ट देखा जाए तो सॉफ्ट स्पोकन होंगे, इम्पैक्टफुल होंगे, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड होगी इनकी स्पीच। तो ये मंगल की दृष्टि का इस पर प्रभाव पड़ने वाला है सेकेंड हाउस पे। अब चलते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस जहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो ये है एरीज, मेष राशि, 1 नंबर 1 से रिप्रेजेंट होती है। तो थर्ड हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? थर्ड हाउस होता है हमारा कम्युनिकेशन का, करेज का, छोटे भाई बहनों का,
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स का, या जो एफर्ट्स हम डालते हैं, रिस्क जो लेते हैं हम, वो सब देखे जाते हैं थर्ड हाउस से। अब क्योंकि मंगल भी एक स्ट्रॉन्ग, करेजियस, बोल्ड प्लैनेट है और उनको घर भी ऐसा ही मिल गया है रूल करने के लिए, तो ये इनको बना देता है योग कारक। योग कारक मतलब बहुत ही हाईली बेनिफिशियल प्लैनेट इस कुंडली में। तो इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और एनर्जी है इस हाउस में। इनका बहुत ही डायरेक्ट और बोल्ड कम्युनिकेशन होगा, क्विक डिसीजन मेकर होंगे और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स होंगी, काफ़ी करेज और विल पावर इनके अंदर होगी अपने गोल्स और एक्शंस के लिए। ये काफ़ी परसिस्टेंट रहेंगे और हमेशा किसी भी तरीके का जैसे चैलेंज होगा लाइफ में उसे फेस करने के लिए रेडी रहेंगे। अपने छोटे भाई बहनों के लिए, वैसे थर्ड हाउस स्पेसिफिकली छोटे भाई का होता है, उसके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे, थोड़ा डोमिनेटिंग रहेंगे। उनके साथ कभी ईगो क्लैशेस भी हो सकती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है मंगल की डोमिनेंस की वजह से। इनके जैसे छोटे भाई बहन होंगे ना, वो भी काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, मतलब उनके अंदर भी मंगल की एनर्जी देखने को मिलेगी। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। स्पोर्ट्स वगैरह में भी देखे जा सकते हैं अगर सिबलिंग्स हैं तो। अच्छा, करियर और एफर्ट लगाने में भी इनका काफ़ी हद तक जैसे मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा और हो सकता है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रेफर करें ओवर जॉब से ज़्यादा हो सकता है अपना कुछ काम करने में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या जो ऐसे मंगल की जहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है जैसे स्पोर्ट्स में या मिलिट्री में, आर्मी में, इस तरीके की, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड करियर्स में इनका इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठकर थर्ड हाउस पे अपना दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब सैटर्न का क्या इसमें इफ़ेक्ट होगा कि जैसे थर्ड हाउस की जो भी कार्य हैं उनमें डिलेज या ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल सकती हैं कि ये कुछ भी एफर्ट ले रहे हैं, कुछ भी रिस्क ले रहे हैं लाइफ में, तो उसमें थोड़ा डिलेज या ऑब्स्टेकल्स इनको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अपने काम में लगे रहेंगे तो सक्सेस इन्हें मिलेगी। चाहे इनका कम्युनिकेशन में भी एक डिसिप्लिन होगा, ये बहुत ही कैलकुलेटिव बोलेंगे, फालतू इधर उधर की बातें करेंगे नहीं, या कुछ इम्पल्सिव, जैसे इम्पल्सिव होकर लोग बोल देते हैं कुछ भी, ऐसा इनके साथ नहीं होगा। इनका काफ़ी डिसिप्लिन्ड होगी, काफ़ी इनकी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होंगी। रिलेशनशिप जो है सिबलिंग्स के साथ में भी थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, या फिर उसमें इनके सिबलिंग में ज़्यादा एज गैप देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगेन सैटर्न जो है वो एज गैप को भी रिप्रेजेंट करता है। और वक्त के साथ जो इनकी करेज है लाइफ में वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, इस हाउस पे दो और एस्पेक्ट हैं। नाइन्थ हाउस में मून और जुपिटर, मून और बृहस्पति हमारे सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं थर्ड हाउस पे। तो अब इसके क्या क्या इम्पेक्ट होंगे? तो इनका जो कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी इमोशनल और कंपैशनेट होगा, क्योंकि मून है ना, मून क्या रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस को, इंट्यूशन को, क्रिएटिविटी को। ठीक है, इनको सिबलिंग से इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है अपने छोटे भाई बहनों से। अच्छा, क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वे में खुद को एक्सप्रेस करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी हो सकती है, जैसे पोइट्री के थ्रू या कुछ राइटिंग, एक्टिंग, इस तरीके का इनमें देखने को मिल सकता है। अब मून की क्या ट्रेट होता है कि वो बहुत जल्दी घटते बढ़ते हैं और अपनी पोजीशन भी जल्दी चेंज कर लेते हैं। तो ये वाला ट्रेट इनको अपने लाइफ में फ्लेक्सिबल या क्विक अडेप्टेबल पर्सन बनाता है, कि बदलती हुई सिचुएशंस के साथ में जल्दी से खुद को अडेप्ट कर लेना। तो ये देखने को मिल सकता है। और जैसे गुरु की दृष्टि इन पे पड़ रही है, तो गुरु क्या होते हैं ना, जिस भी प्लैनेट, जिस भी घर पे अपनी दृष्टि डालते हैं उसको
प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पॉजिटिविटी से भर देते हैं उस घर को। तो इनकी बातें भी ना पॉजिटिव होंगी, एकदम इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक इनका एक आउटलुक होगा लाइफ के टूवर्ड्स। और इनको राइटिंग, टीचिंग या काउंसलिंग में काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है इस तरीके के काम में। सिबलिंग्स के साथ भी अच्छा इनका रिलेशन होगा। ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में भी जैसे वाइजली ये डिसीजन लेंगे, सोच समझ के लेंगे, क्योंकि विजडम आ गई ना, गुरु की विजडम इसको घर को मिल चुकी है, तो अब वो इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे गुरु। तो इस तरीके का हम जो है इसमें थर्ड हाउस में देख सकते हैं इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं हम फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस जहाँ पे देख रहे हैं आप नंबर 2 लिखा हुआ है, और आप उसमें देख सकते हैं के लिखा हुआ है। के रिप्रेजेंट्स केतु। जब फोर्थ हाउस में सेकंड नंबर की राशि होती है टॉरस, वृषभ राशि बोलते हैं उसको। तो फोर्थ हाउस से हम देखते क्या हैं, फोर्थ हाउस से हम देखते हैं मदर से रिलेशन, या मदर से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इस हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। होम, प्रॉपर्टी, मटीरियलिस्टिक गेन या मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स जिसे कह सकते हैं हम, तो वो सब चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब केतु जो ग्रह होता है वो डिटैचमेंट का कारक मानते हैं उसको। केतु जिस घर में बैठ जाता है उस घर से रिलेटेड सभी चीज़ों से या काफ़ी चीज़ों से आपको डिटैच रखता है। तो ऐसा इंसान जो है मटीरियलिस्टिक कंफर्ट से कोई अटैचमेंट नहीं होगा, वो कभी लाइफ में भागेगा नहीं कि मुझे प्रॉपर्टी बनानी है, पैसा बनाना है, या ये मैं गाड़ी ले लूँ, ये लग्जरी ले लूँ, ये कंफर्ट, या इन सब चीज़ों के कभी पीछे भागेगा नहीं ये इंसान लाइफ में। इनको जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही इनका इंक्लिनेशन रहेगा। मदर से भी इनका डिटैचमेंट हो सकता है। बाकी लाइफ में से कुछ भी चीज़ जैसे लग्जरी कंफर्ट मिल रहा है वो एक अलग चीज़ है, और उसके पीछे ये इनका फोकस होता नहीं है लाइफ में। अच्छा, इसमें कई बार ये देखा जाता है कि इस तरीके के इंडिविजुअल को, क्योंकि जैसे केतु है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है लाइफ में, कभी थोड़ा सा रेस्टलेस भी फील कर सकते हैं कि मटीरियलिस्टिक गेन्स के बाद लाइफ में है क्या, मतलब व्हाट इज़ बियॉन्ड मटीरियलिस्टिक पोजेशंस एंड मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो उसको जानने के लिए इनके अंदर क्यूरोसिटी या थोड़ी रेस्टलेसनेस हो सकती है इनके माइंड में। चलते हैं हम फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस जहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 3, इसमें कोई प्लैनेट नहीं है, बट थर्ड नंबर की राशि होती है जेमिनाई, मिथुन, और 5वां घर रिप्रेजेंट करता है हमारी इंटेलिजेंस को, क्रिएटिविटी को, एजुकेशन को, फर्स्ट चाइल्ड या चिल्ड्रन कह सकते हैं, हमारे लव लाइफ या रोमांस, लव अफेयर्स, या स्पेकुलेशंस को, स्पेकुलेटिव गेन्स को भी हम इस घर से देखते हैं। अब इस हाउस के लॉर्ड, थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं मरकरी। मरकरी हमारे बैठे हुए हैं 11th हाउस में, सन, मार्स और वीनस के साथ में। तो काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, जो कि फिफ्थ हाउस को ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि जैसे एजुकेशन का घर है और उसमें बुद्धि के स्वामी बैठ जाएं, जैसे मरकरी बुद्ध, उनको बुद्धि का स्वामी बोला गया है, तो उस इंसान की एजुकेशन में मतलब कितनी अच्छी रहेगी ना वो एजुकेशन, उसमें उनका माइंड पूरा चलेगा एजुकेशन में, या पूरी मतलब इंटेलिजेंस। तो काफ़ी बेनिफिशियल पोजीशन है इनके लिए, काफ़ी शार्प इंटेलिजेंस, क्रिएटिव एबिलिटीज़, या इनका लर्निंग में हमेशा इंटरेस्ट बना रहेगा कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। और इनको काफ़ी अच्छे स्पेकुलेटिव गेन्स हो सकते हैं, इनका भाग्य चल सकता है इसमें स्पेकुलेशन से रिलेटेड कुछ ये अगर काम करते हैं, क्योंकि 5वें घर के स्वामी बैठे हुए हैं गेन्स के हाउस में, 11th हाउस गेन्स का होता है, तो यहाँ से स्पेकुलेशंस में इनको काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन
फिर से इनको बचना है किसी भी तरीके के इम्पल्सिव डिसीजन से। तो जो भी डिसाइड करें वो थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करें। जब 5th हाउस पे हमारे देवगुरु बृहस्पति की फिर से 9वीं दृष्टि है, तो फिर से इस हाउस से रिलेटेड कुछ भी होगा उसमें पॉजिटिविटी भर देंगे, इस हाउस को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगेन इस हाउस को काफ़ी बल मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है। और इसमें 11th हाउस में बैठे हुए सारे प्लैनेट्स सन, मरकरी, वीनस, मार्स सबकी दृष्टि भी है। तो फिर से अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन जाती है। तो ये हाउस से भी इन्हें काफ़ी जैसे एजुकेशन में आराम से स्मूथली एजुकेशन होना, अच्छी एजुकेशन मिलना, लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ लर्निंग होते रहना। और अगर मतलब किसी लव रिलेशन में है तो वो भी काफ़ी फ्रूटफुल इनका रहेगा। उसमें फर्स्ट चाइल्ड या फिर जो चिल्ड्रन हैं वो भी इनके अच्छे होंगे, इनसे भी काफ़ी सपोर्ट इनको मिलेगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट हाउस जो कि है हमारा 6th हाउस, जहाँ पे है 4 नंबर, वो है हमारा 6th हाउस। यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है। 4th हाउस 4th नंबर रिप्रेजेंट करता है कैंसर, कर्क राशि, जिसके लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। तो अच्छा, 6th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? 6th हाउस होता है शत्रुओं का, कंपटीशन का, हेल्थ का या डेट्स का। तो ये सब चीज़ें, और तब आपकी जॉब का है, डेली बेसिस पे आप जो काम करते हैं आप, जिससे आप को इनकम होती है, वो इन सब चीज़ों से देखी जाती है। तो रोग रिपुरण का मेनली ये होता है हाउस। अब ये इस हाउस के लॉर्ड बैठे हुए हैं 9th हाउस में, देवगुरु बृहस्पति के साथ में। तो इनका क्या होगा, जो इनका काम होगा ना उससे काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड होंगे, और गाइडेंस, टीचिंग या काउंसलिंग के प्रोफेशंस में अगर ये होंगे तो काफ़ी मतलब उसमें इमोशंस इनके इन्वॉल्व रहेंगे। तो इसमें एनिमीज़ को भी मतलब ये ओवरकम कर लेंगे, और इमोशंस इनको थोड़ा मैनेज करके अपने चलने हैं, क्योंकि मून जो होता है ना सॉफ्ट प्लैनेट होता है, और एनिमीज से आपको अगर फाइट करनी है, उन पे विन करना है, तो थोड़ी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। वहीं आप इमोशनल हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब एक चीज़ देखने वाली ये है कि इस घर पे मंगल की 8वीं दृष्टि है। तो जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए शत्रुओं से या रोग से लड़ने के लिए, वो इनको मंगल से मिल जा रही है। तो अब क्या होगा कि जो भी इनके एनिमीज़ या जो भी इनको डिजीज़ हैं उनसे ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इनके हिडन एनिमीज़ या सीक्रेट ओपोनेंट्स इनके हों, तो उससे भी इन्हें थोड़ा सा सावधान रहना है। अपने जॉब में इनको देखने के लिए मिल सकते हैं। चाहे इनकी काफ़ी एग्रेसिव और फियरलेस अप्रोच रहेगी, काफ़ी बोल्ड और कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी तरीके का, या कोई भी लीगल मैटर होता है, तो उसमें इस तरीके का इनका नेचर देखने को मिल सकता है। अपने करियर में काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे। एक वर्क प्लेस पे से होता है ना, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी इनके अंदर देखने को मिलेगी। लीड कर सकते हैं, टीम्स को मैनेज कर सकते हैं। बाकी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेमिना हो सकता है, क्योंकि मार्स की एनर्जी मिल रही है इसको, तो फिज़िकल स्टेमिना एनर्जी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इनको क्विक रिकवरी मिल जाएगी इलनेस से। कोई भी अगर मतलब इंजरीज या कुछ भी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो कंपैरेटिवली क्विक रिकवरी इनकी होगी।
और अगर किसी भी तरीके का लोन वगैरह या कर्जा ले रखा है तो उससे भी ये काफ़ी क्विकली उस चीज़ को रिकवर कर जाएंगे उससे भी, और इन्हें विक्ट्री मिलेगी। कोई भी अगर कोर्ट केसेस या इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे इन्हें सफलता ही मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। तो अब हम चलते हैं 7th हाउस, जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 5। नंबर 5 जो होती है वो होती है लियो, सिंह राशि। जो 7th हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस कोलैबोरेशंस या पब्लिक इंट्रैक्शंस, ये सब चीज़ें हम देखते हैं 7th हाउस से। इसमें कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन जो इस हाउस को रूल कर रहे हैं, लियो राशि को रूल करते हैं सन बैठे हुए हैं हमारे 11th हाउस में, जो फाइनेंशियल गेन्स का है। और शनि भी 1st हाउस में बैठकर मैरिज वाले हाउस को देख रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि वो मैरिज को डिले करवा सकते हैं। ये काफ़ी मतलब मेच्योरिटी की स्टेज में से इनकी मैरिज होगी, या फिर इनको जो पार्टनर भी मिलेगा वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, मेच्योर, इंडिपेंडेंट नेचर का, क्योंकि लियो राशि है। लियो राशि को रूल कर रहे हैं सन क्या है, राजा हैं, तो अथॉरिटी है उनके अंदर और ईगो है, और कुछ भी जैसे वो अपने कंट्रोल में मतलब रखना चाहते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके का इनका रिलेशंस हो सकता है। बट जैसे क्योंकि इनका ना काफ़ी इमोशनली थोड़ा कंजर्वेटिव है, तो ऐसा हो सकता है कि मैरिज में इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, जिसकी वजह से कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस भी हो सकती हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में ईगो क्लैशेस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ लियोज या सन का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी वजह से। अथॉरिटेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए इनका यही अगर आउटलुक रहेगा कि एक्सप्रेसिव हो, अपने पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से खुल के बात करें, कुछ भी है वो क्लियरली एक्सप्रेस करें। तो ये सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि 7th हाउस के लॉर्ड जैसे 11th हाउस में है, तो इनको फाइनेंशियल गेन्स या मैरिज से फाइनेंशियल गेन्स या किसी भी तरीके के मटीरियलिस्टिक गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के केसेस में देखा जाता है कि शादी में अच्छी खासी डावरी मिल गई है, या फिर ससुराल पक्ष से जैसे स्पाउस है इनका, तो वो शी इज़ द ओनली चाइल्ड, तो वहाँ से भी गेन इनको इस तरीके के देखने को मिल सकते हैं। तो अब चलते हैं हम 8th हाउस की तरफ, जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 6। 6 इज़ वर्गो। वर्गो के जो लॉर्ड हैं अगेन वो मरकरी हैं। जो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारा सडन गेन्स या लॉस, सडन लॉस, सडन गेन। इसे हाउस ऑफ डेथ भी बोलते हैं। इन लॉज का भी हम इसी हाउस से देखते हैं। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की हिडन नॉलेज, या जैसे कहीं किसी को मिल जाता गड़ा हुआ धन मिल जाना, वो सब चीज़ें, लॉटरी लग जाना, वो इस हाउस से देखते हैं। आयु, क्योंकि जैसे डेथ ऑफ हाउस बोला गया तो लॉन्जेविटी ऑफ अ पर्सन, वो भी हम इसी से देखते हैं। इनहेरिटेंस या ऑकल्ट साइंसेस, क्योंकि वो भी छुपी हुई चीज़ है, मिस्टिकल वर्ड है ऑकल्ट साइंसेस, सीक्रेटिव है, तो वो सब चीज़ें हम इस हाउस से देखते हैं। अब इसके जो लॉर्ड है मरकरी वो 11th हाउस में बैठे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इनको कुछ हिडन फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। मतलब सडनली इनको कुछ गेन होगा और आउट ऑफ नोवेयर। इनका डीप इंटरेस्ट हो सकता है ऑकल्ट साइंसेस में या रिसर्च के फील्ड में, या खुद में डीपली कुछ लोग जैसे अपने बारे में सोचते रहते हैं ना, इंट्रोस्पेक्ट करते रहते हैं खुद को, तो इस तरीके के भी ये हो सकते हैं। लाइफ में इनके सडन ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखी जा सकती हैं।
अच्छा, काफ़ी मिस्ट्रीज़ के टूवर्ड्स भी इनका ना काफ़ी लॉजिकल अप्रोच रहता है हर चीज़ में। क्वेश्चन, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कोई कुछ बता रहा है तो ऐसा नहीं मान लिया चुपचाप, ऐसा नहीं मानेंगे। पहले उसके पीछे लॉजिक ढूंढेंगे पूरा, जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक मानेंगे नहीं उस चीज़ को। जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में स्ट्रेटजीज इन सब को प्लान करने में, स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करने में, या कुछ इनहेरिटेंस में इनको कुछ गेन्स हुए तो उसको भी मैनेज करने में काफ़ी अच्छे होंगे। और इनकी जो फोकस रहेगा ना फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे, वो भी काफ़ी ना ऐसा डिसिप्लिन रहने वाला है, डिटेल ओरिएंटेड। क्योंकि ऐसे मरकरी होते हैं ना, मतलब बुद्धि वाले, और काफ़ी वर्गो राशि होते हैं, काफ़ी कैलकुलेटिव, और हर चीज़ में बिल्कुल अप टू द मार्क, इस तरीके से हर चीज़ को ये उसी उसी डिसिप्लिन से लेके चलते हैं 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में। अच्छा, तो और इससे, क्योंकि अब ये 8th हाउस के लॉर्ड बैठे हुए हैं सन के साथ में 11th हाउस में, तो ये अगेन ये रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग लाइफ, बट एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में। मतलब अगर अपनी हेल्थ को लेकर ये डिसिप्लिन रहेंगे तो इनकी काफ़ी लॉन्ग लाइफ होने वाली है। कि अब हम चलते हैं 9th हाउस की तरफ। 9th हाउस जहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर 7, मून और जुपिटर इसमें बैठे हुए हैं। मून और जुपिटर का कंजंक्शन है यहाँ पे। तो 9th हाउस ये 7th राशि होती है लिब्रा, तुला, बैलेंस करने वाली, जैसे वो रिप्रेजेंट करती है ना तुला राशि, आपको दिखेगा उसमें तराजू। तो काफ़ी बैलेंस करके चलते हैं इमोशंस को, रिलेशंस को, और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं तुला राशि वाले ना। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है देखने में सुंदर हो, लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, मतलब लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारा जुपिटर और मून का कंजंक्शन जो है, उससे हमारा हो रहा है गज केसरी राजयोग का फॉर्मेशन। तो जहाँ पे भी मून या जुपिटर किसी त्रिकोण के हाउस में या फिर केंद्र के हाउस में, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, 10th में, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 10th में बैठते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग राजयोग बनाते हैं, गज केसरी योग। इसमें क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग विजडम कह सकते हैं, बहुत ज्ञान, प्रॉस्पेरिटी, लक, बैठे भी लक के हाउस में। 9th हाउस को बोलते हैं लक का हाउस। अच्छा, क्या क्या देखते हैं हम 9th हाउस से? इसको बोला जाता है फादर का हाउस, रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का, फॉरेन ट्रेवल्स का, और लक का हाउस को बोलते हैं। तो उसमें बैठकर ये वाला जो राजयोग है इनको बना रहा है बहुत ही ज़्यादा लकी। अब लकी इस बात से भी देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे पहला ही कुंडली एनालिसिस है और वो इनका है। तो जिस तरीके से लकी बने हैं आप भी बन सकते हैं। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं इनका कि इस घर के क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो 9th हाउस में जैसे हमारे गुरुदेव हैं, तो वो अपने आप में काफ़ी हैवी प्लैनेट हैं। तो अब ऐसे हैवी प्लैनेट जब किसी घर में बैठ जाते हैं तो उसको ना थोड़ा दबा देते हैं, उस हाउस से मिलने वाले रिजल्ट्स को ना थोड़ा सप्रेस कर देते हैं। अब ऐसे गुरु के लिए, या फिर ऐसे बोला भी जाता है ना कि चिराग तले अंधेरा होता है। अब गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है वहाँ तो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, सब चीज़ें प्रोटेक्ट कर लेते हैं और पॉजिटिविटी से भर देते हैं उस चीज़ को, हैं। तो उसमें अपने ही, लेकिन जिस घर में वो बैठे होते हैं वहाँ पर वो रोशनी, ज्ञान की रोशनी नहीं पहुँच पाती। तो अब इससे क्या क्या इससे पता चलने वाला है? इससे जो रिज़ल्ट हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि जैसे फादर का हाउस बोलते, फादर हो सकता है कि फिज़िकली प्रेजेंट ना हो, फिज़िकली और इमोशनली अवेलेबल ना हो, या वो हो ही ना, लाइफ में ही नहीं है आपके,
या फिर वो बहुत दूर हो सकते हैं आपसे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगी कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट। आप यू विल बी सीकिंग दैट काइंड ऑफ गाइडेंस अपने फादर फिगर से ऐसे अपने लाइफ में, बट वो आपको नहीं मिलेगी, ऐसा इससे देखा जा रहा है, ये इंडिकेशन मिलता है इससे। इसमें लक जो है इनको काफ़ी फेवर करेगा, इनका काफ़ी इंक्लिनेशन हो सकता है स्पिरिचुअलिटी, हायर एजुकेशन के टूवर्ड्स। ये काफ़ी रिलीजियस भी दे, मतलब अपने रिलीजियस वैल्यूज़ वाले, या फिर जैसे ट्रैवल भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है कि बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे जाने का, तो इस तरीके का भी इनका देखने को मिल सकता है। और बाकी ये इस घर पे तो जैसे कह सकते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स, विजडम ऑफ फॉर्चून, क्योंकि गज केसरी योग इसमें बना हुआ है, तो इससे ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इस हाउस के लॉर्ड, 7th हाउस के लॉर्ड हैं वीनस, शुक्र, लीब्रा राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्र, और वो बैठे हुए हैं 11th हाउस में। तो ये रिप्रेजेंट करता है गेन्स। अगर ये स्पिरिचुअल कुछ काम करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी करेंगे, या फॉरेन कनेक्शंस के थ्रू इनको कुछ स्पिरिचुअल गेन्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, वीनस रिप्रेजेंट करता है राशि में ना आपकी स्पाउस को, मतलब फीमेल स्पाउस को। जैसे अगर ये एक मेल की कुंडली है तो इसमें इनके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगा। तो वीनस एक उसमें फाइनेंशियल गेन के हाउस में बैठा हुआ है, तो इनको अपने स्पाउस की साइड से भी फाइनेंशियल गेन ये फिर से कंफर्म हो जाता है। अभी हमने 7th हाउस में भी डिस्कस किया था, तो ये भी कि वीनस जो है इनके 7th हाउस में, सॉरी वीनस इनके 11th हाउस में है, तो उससे भी ये चीज़ कंफर्म होती है। सन इनका गेन्स के हाउस में चला गया, जो कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं। तो ये भी देखा जा सकता है कि भले ही फादर से प्रेजेंट ना हो, या फिर ही इज़ स्टेइंग फार अवे, तो उनसे इन एक फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल गेन्स इनको मिल सकते हैं। या फादर की ना इनसे डिज़ायर्स हो सकती हैं कि मेरा बेटा ये बने, ऐसे कुछ लाइफ में उनका डीप डिज़ायर हो सकती हैं। ये भी देखा जा सकता है कि इनके फादर काफ़ी स्पिरिचुअल और रिलीजियस हो सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बैठे हुए हैं इनके घर में। एक बात और भी है, जैसे कि इनकी लग्न के स्वामी शनि देव हैं, और शनि देव की से अपने पिता से जैसे नहीं बनी, कॉन्फ्लिक्ट रहा उनका। तो ये भी भले ही शनि देव की दृष्टि नहीं है इस हाउस पे, लेकिन क्योंकि उनकी राशि है फर्स्ट हाउस में, लग्न में, और वो अपनी फर्स्ट हाउस में स्वयं बैठे भी हुए हैं, तो पूरी जो कुंडली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनकी पोजीशन है सैटर्न की। तो ये देखा जा सकता है कि इनके अपने फादर से थॉट मैच ना करें, कॉन्फ्लिक्ट इनके रहें, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके का इनका जो है बॉन्ड हो सकता है, बट इमोशंस उसमें रहेंगे क्योंकि मून भी है साथ में, तो मून रिप्रेजेंट्स इमोशंस। अब इसके बाद हम 9th हाउस के बाद अब हम चलते हैं 10th हाउस पे। अब 10th हाउस में है हमारे राहु, ये आपको दिख रहा है, PL दिख रहा है, PL रिप्रेजेंट्स प्लूटो, बट हम प्लूटो के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत समय के बाद जनरेशन्स निकल जाती हैं तब इनकी पोजीशन चेंज होती है घर में। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है 8 नंबर, और राहु इसमें बैठे हुए हैं। 8 नंबर की राशि होती है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और इसमें राहु जो है अच्छा, पहले 10th हाउस से हम देखते क्या हैं, ये आपके करियर का, प्रोफेशन का सोशल स्टेटस, आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में, अथॉरिटी, इन सब चीज़ों को देखा जाता है 10th हाउस से। तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है ना, जहाँ बैठता है उस हाउस से आपको अटैचमेंट दे देगा, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करवा देगा। अच्छा, बहुत ही शार्प माइंड होता है राहु का। वही अमृत पीने के लिए कुछ इन्होंने जैसे भेष बदल के जो है देवता बन के अमृत पी लिया था, तो फिर जो उन्होंने उस टाइम पे वैसे चालाकी दिखाई थी, पूरा अपना शार्प माइंड यूज़ किया था, तो ऐसे ही होता है राहु, बड़ा ही शार्प माइंड
इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, ऑब्सेशन हो सकता है, मतलब किस जिस हाउस में बैठेंगे वहाँ का ऑब्सेशन हो सकता है। तो इनको देखा जाएगा कि ये अपने काम से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ही काम में, मतलब कि वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ पर्सन ये हो सकते हैं। अब इसका एक इफेक्ट, जैसे सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ये बन सकती है, क्योंकि सैटर्न कहता है कि हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन से काम करो, पेशेंस से काम करो, और राहु को क्या चाहिए कि मैं दिमाग यूज़ करके करूँगा, लेकिन मैं बहुत ऐसे मेहनत, फिजिकल एफर्ट मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं तो माइंड से ही काम करूँगी। क्योंकि राहु को क्या है ना, जैसे हाफ बॉडी है उसकी, ऊपर का मतलब सर है, नीचे की बॉडी नहीं है, नीचे की बॉडी केतु है, तो अब वो राहु नहीं कर सकता ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम। तो अगर वो इस तरीके के प्रोफेशन में रहेंगे तो अनसेटिस्फाइड रह सकते हैं, जिसमें जहाँ जहाँ पे ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स है तो उसमें काफ़ी अनसेटिस्फाइड रह सकते हैं। तो ये देखने को मिल सकता है। अच्छा, राहु जहाँ पे जैसे बैठता है उस हाउस से रिलेटेड अनकन्वेंशनल आपको काम करवाएगा, क्योंकि राहु का क्या है ना, बाउंड्री तोड़ने वाले जैसे काम होते हैं, कि वो किसी ट्रेडिशनल अप्रोच के चलते आप काम नहीं करेंगे, आप कुछ जैसे जो किसी ने किया ना हो इस तरीके का जो है काम राहु करवाता है। तो हो सकता है कि आप किसी अनकन्वेंशनल फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, पॉलिटिक्स, इस तरीके के फील्ड में आप हो सकते हैं। एक और बात है, जैसे राहु थोड़ा सा अनएथिकल प्रैक्टिसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप अवॉइड करें अपने वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके का शॉर्टकट या अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने से। बाकी राहु क्या करता है ना, डिज़ायर, बहुत ज़्यादा आपको डिज़ायर देता है, कि ये अपने काम के फील्ड में भी काफ़ी जैसे हाई एम्बिशन वाले हो सकते हैं, या तो काफ़ी डिज़ायर रहेगी कि मैं किसी पावरफुल पोजीशन पे रहूँ, फेम, रिकग्निशन या सोसाइटी में अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। या फिर जैसे अनकन्वेंशनल करियर पाथ ये चूज़ कर सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, कुछ मिस्टीरियस हिडन छुपे हुए, जस्ट फॉर एग्जांपल ऑकल्ट साइंसेज हैं, या किसी डिटेक्टिव या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोई रोल है, उसमें इनका काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, और इनको नेटवर्किंग और पॉलिटिक्स के थ्रू काफ़ी सक्सेस मिल सकती है, पब्लिक रिलेशंस अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो। और राहु क्या करता है ना, सडन राइज करवाता है, मतलब राहु का क्या है, आपको फर्श अर्श तक ले जाएगा एकदम, और अर्श से फर्श पे भी ले आता है, वो चने के झाड़ पे चढ़ाकर एकदम गिराने वाला, इस तरीके की टेंडेंसी भी राहु की होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको सडन राइज मिले अपने करियर में, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है। अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी वैल्यूज़, एथिक्स, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इन सब चीज़ों को भूल जाएं। उन सब चीज़ों में आप इंटरेक्ट रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी अपने करियर में, अपने जो भी आप काम, जो प्रोफेशन में है। काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ दी सैटर्न एस्पेक्ट ऑन 10th हाउस। सक्सेस डिले हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगी, और अगर डिसिप्लिन एक अप्रोच रखेंगे तो लीडरशिप रोल्स में भी और रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे भी जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 11th हाउस पे। तो 11th हाउस में है हमारा 9 नंबर रिप्रेजेंट्स करता है सेजिटेरियस, मीन धनु, धनु राशि है यहाँ पे। धनु राशि के लॉर्ड होते हैं बृहस्पति, जो कि बैठे हुए हैं हमारे लक के हाउस में, 9th हाउस में। तो अब यहाँ पे इस घर में 4 प्लैनेट्स हम देख सकते हैं, वीनस, मार्स, सन एंड मर्करी। 4 प्लैनेट्स का कंजंक्शन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है। यूरेनस और नेपच्यून अगेन हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरी जनरेशन्स भी निकल जाती हैं और उनका मूवमेंट नहीं होता। तो अभी हम 4 प्लैनेट्स पे फोकस करेंगे।
इसमें 11th हाउस से हम देखते क्या है, 11th हाउस को कहते हैं डिज़ायर्स का हाउस, विश फुलफिलमेंट का हाउस, फाइनेंशियल गेन्स का हाउस, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोशल सर्कल, ये इससे 11th हाउस से हमें पता चलता है। तो ये 4 प्लैनेट्स यहाँ पे बैठ के इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका जो है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं जहाँ से इन्हें फाइनेंशियल गेन्स होंगे, और काफ़ी सोशल सर्कल इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बड़ा हो सकता है, काफ़ी ये इन्फ्लुएंसिव फिगर हो सकते हैं अपने सोशल सर्कल में, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इनको देखने को मिल सकती है इसमें। बाकी इन यहाँ पे प्लैनेट्स के सभी एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सन जैसे जिस भी प्लैनेट के साथ में जैसे बैठ जाता है, तो सन क्या है, राजा है और वह पूरे दुनिया को रोशनी देता है। तो सब इन प्लैनेट्स को, सबको जिस भी प्लैनेट के साथ बैठ जाता है तो उनको रोशनी देता है, उनकी ना हाईलाइट करता है क्वालिटीज़ को। तो सन जैसे वीनस, मार्स और मरकरी, इनकी क्वालिटीज़ भी एनहांस कर देता है, जो भी इनकी क्वालिटीज़ होंगी। और एक थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेट ये होता है कि ईगो होती है थोड़ा सा, तो वो इनमें हो सकता है। बाकी जैसे सोशल सर्कल में एक लीडर टाइप के इंसान हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में बहुत सोच समझ के, अपने जैसे इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स ये पसंद करते हैं। सोशल सर्कल बड़ा हो सकता है, बट फ्रेंड्स इनके बहुत ही इसमें चूज़ करके बनाते हैं, जिनके साथ में इनकी बॉन्डिंग या फिर थॉट प्रोसेस मैच करता है। क्योंकि यहाँ पे बैठ गए मरकरी भी है, मार्स भी है, वीनस भी है, तो ये सब ये इनके पूरे सोशल सर्कल को, इनकी फाइनेंशियल गेन्स को इम्पेक्ट कर रहे हैं। सूर्य को हम आत्मा का कारक मानते हैं, और कुंडली के जिस घर में सूर्य बैठ जाते हैं तो उसी में बसती है आपकी आत्मा। तो आप देख सकते हैं कि कुंडली में सूर्य बैठे हैं 11th हाउस में, जो कि है हाउस ऑफ डिज़ायर्स, फाइनेंशियल गेन्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। तो ऐसे इंसान या तो बहुत बड़े ड्रीमर हो सकते हैं, या फिर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, या उनका मन अपने दोस्तों में ही बसता है, ऐसा देखने को मिल सकता है। साथ ही मरकरी को मानते हैं हम जॉय, जो आपके जीवन की खुशी है, जहाँ पे आपका दिल खुश होता है। तो मरकरी भी 11th हाउस में ही है, तो ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ही खुशी मिलती है, एक जॉय की जो फीलिंग होती है उन्हें उसी हाउस से मिलती है। साथ ही वीनस भी जो है वो 11th हाउस में बैठे हैं। वीनस रिप्रेजेंट करता है आपके फीमेल स्पाउस को। तो आफ्टर मैरिज आप देखेंगे कि आपके जीवन में लग्जरी और मटीरियलिस्टिक कंफर्ट भी आएगा। इसके बाद हम चलते हैं 12th हाउस पे, जहाँ पे लिखा है नंबर 10। यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे राशि है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न को कहते हैं मकर हिंदी में। और 12th हाउस से क्या देखते हैं हम, फर्स्ट से लेकर हमने 11th हाउसेस तक का डिस्कशन किया, और 12th हाउस लास्ट है। तो ये एक तरीके से ये भी रिप्रेजेंट करता है कि अपने पूरी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द लाइफ। तो क्या है, मतलब लास्ट जो एक स्टेज है, तो स्पिरिचुअलिटी है, मोक्ष है, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बाकी इस दुनिया से डिटैचमेंट या फिर लिबरेशन फ्रॉम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, या वर्ल्डली अटैचमेंट्स, किसी भी तरीके के मोह माया से मुक्ति वाला, फॉरेन सेटलमेंट का घर भी बोलते हैं इसको। इस घर से हम बीमारी पे, डिजीज़ पे होने वाले खर्च को भी इससे देखते हैं। तो अब यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन 10th हाउस के लॉर्ड हैं सैटर्न, जो कि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। तो सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठकर वो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे।
जो भी खर्चे हैं, कुछ भी एक्सपेंडिचर्स 12th हाउस करवाता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है सैटर्न। और इनका जो है स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन और फॉरेन कनेक्शंस में काफ़ी ये दिख सकते हैं एक्टिव, काफ़ी इनके फॉरेन कनेक्शंस हो सकते हैं फॉर जॉब या फिर बिजनेस, इस तरीके से भी ये यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है। तो फाइनली जैसे अगर हम इनकी बात करें तो काफ़ी पावरफुल हॉरोस्कोप है, एक रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन हु इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने वाले, इंसानियत जैसे जिनमें दिखती है, और डिसिप्लिन्ड है, एम्बिशियस हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने वाले नहीं हैं, एथिक्स को वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में, इमोशंस को वैल्यू करते हैं, स्पिरिचुअल हैं। अच्छा, अपने रिलेशंस में ना ये काफ़ी ड्यूटी बाउंड रहेंगे, भले ही चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, घर में अगर किसी भी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो जाए, चाहे इमोशंस एक लेवल पे आके ख़त्म ही हो जाए रिलेशन से, लेकिन ये इस तरीके के इंसान है कि ये हमेशा ना अपनी ड्यूटी को पहले रखेंगे, मेरा फ़र्ज़ क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो उसके चलते अपने सभी रिलेशंस को मेंटेन करके रखेंगे लाइफ में। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे भी कोई रिलेशन छूट जा रहा है इनसे। जो भी इनकी लाइफ में रिलेशंस बने हैं, जो लोग इनके साथ में हैं, ये उनको अपनी लाइफ में वैसे किसी भी तरीके से अपने साथ लेकर चलने वाले हैं। और बाकी थोड़ा सा क्योंकि एक वर्क लाइफ बैलेंस इनको मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु इनके वर्क प्लेस वाले हाउस में बैठकर इनको थोड़ा वर्कोहॉलिक या ओवर वर्क करने के लिए पुश कर सकता है। तो वो इनको थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है कि वर्क लाइफ बैलेंस रहे, और अपने फैमिली को, फ्रेंड्स में जहाँ पे भी उनका जहाँ पे भी आपके समय की ज़रूरत है तो वहाँ वो समय आप डिवोट करें। तो ये ओवरऑल इसका एनालिसिस है कुंडली का। और एक पॉइंट ये भी है इनका, जैसे 5th हाउस है, 5th हाउस में इनके 3rd नंबर की राशि है जेमिनाई मिथुन, जिसके स्वामी हैं बुध। और बुध रिप्रेजेंट करते हैं या बुध देवता से हम उनको भी लिंक करते हैं गणपति जी को। तो ये भी हो सकता है कि इनका जो है कहीं ना कहीं किसी तरीके से अट्रैक्टेड हो गणपति जी की तरफ, या और अगर नहीं है तो इनको करना चाहिए, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड रिप्रेजेंट करते हैं आपके इष्ट देव। और अगर आप उनकी रेगुलर पूजा आराधना करते हैं, उनका ध्यान करके मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी लाइफ में वो काफ़ी हेल्प करते हैं इष्ट देव आपको। जब कोई आपको हेल्प नहीं करेगा तो आपके इष्ट देव आपको लाइफ में हेल्प करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और इनको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी इनका मूलांक जो है 7 है, जो कि हाईली इंट्यूटिव पर्सन को इंडिकेट करता है। तो अगर आप नहीं करते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए विदाउट फेल। और मेडिटेशन आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। आपके इमोशंस को, आपके जो भी क्यूरोसिटी है या रेस्टलेसनेस है या इमोशनली कंजर्वेटिव हैं आप, इन सब चीज़ों में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है मेडिटेशन से। तो आप ज़रूर मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। तो ये था इनकी कुंडली का एनालिसिस, और हमें इनके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जिनकी भी ये कुंडलियाँ, उन तक ये वीडियो शेयर कर दी जाएगी। और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। हो सकता है आपने प्लैनेटरी पोजीशंस देख के आप अपनी कुंडली से मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं आपको इसमें हेल्प मिल रही है, आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें इसको, वीडियो को, जिससे कि उनको भी चांस मिले लकी बनने का, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर्स की ही कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तो दुआओं में आप मुझे याद रखें अपने, और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम।